आता है नाम भामा का। ठीक है, भामा का नाम आता है। इनका एक ग्रंथ है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसमें इन्होंने अलंकार का प्रवर्तन किया है। सेकंड क्वेश्चन है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में, ये आज के जो क्वेश्चन है एकदम सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या कोई भी आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको हर जगह पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भामा, दंडी, आनंदवर्धन या कुंतक। तो ध्वनि शब्द का जो प्रयोग है वो किया था आनंदवर्धन ने। ठीक है, आनंदवर्धन ने किया था। और इनका जो ग्रंथ है वो आपको याद रखना है, ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक नाम से इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये ध्वनि शब्द से संबंधित ग्रंथ है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन सी चीजें कहाँ पर दोष कहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे सुंदरतम, अरे जो सुंदरतम होता है ये तो अपने आप में ही सुपरलेटिव है। ठीक है, सुंदरतम का मतलब है जो सबसे सुंदर है, तो फिर उसमें सबसे लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसमें काव्य दोष कौन सा आया है? अधिक पदत्व, अप्रतित्व, दुष्कर्मत्व या क्लिष्टत्व। बिल्कुल इसमें आया है अधिक पदत्व। ठीक है, अधिक पद इसमें जोड़ दिया गया है, सबसे इसमें एक्स्ट्रा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ये हैं भरत मुनि जी। ठीक है, भरत मुनि की ये रचना है नाट्य शास्त्र, और ये रस के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, रस के प्रवर्तक आचार्य, रस सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये भरत मुनि ने किया था। आगे चलेंगे, विभावा अनुव्यावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इसको प्रतिपादित किसने किया है? ये किसका ग्रंथ है, मतलब किसकी पंक्ति है या किसका कथन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है। दंडी, भरत मुनि, वामन या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, ये भरत मुनि का कथन है, इसको आपको याद रख लेना है। और ये दूसरी शताब्दी के जो भरत मुनि थे, ये सेकंड शताब्दी के यानी कि 2वीं शताब्दी के क्या थे? आचार्य थे। इसको भी आपको याद रख लेना है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? आप प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दिया करो। देखो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं आपको नहीं देख सकती, आप मुझे नहीं देख सकते। देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में, लेकिन हाँ मतलब इस तरह से हमारी आमने सामने इंटरेक्ट नहीं होता है, ऑनलाइन में होता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप कम से कम कमेंट के जरिए फीडबैक जरूर दे दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट में आपको किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप बता सकते हैं। यूजीसी नेट की मैं तैयारी करवा रही हूँ, मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाई थी, है ना, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन अभी मैंने शुरुआत नहीं की है। 1 मार्च से मैं सोच रही हूँ उसको शुरुआत करने की, लेकिन अगर बच्चे इंटरेस्टिंग होंगे तो ही ये शुरुआत मैं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मोटिवेशन दें, फीडबैक दें, बताएं कि आपको क्या, मतलब अपने सुझाव रख सकते हैं आप। तो आप समझ गए होंगे, आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्य दीक्षित है। तो कुवलयानंद के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्य दीक्षित। ठीक है, इनके 2 ग्रंथ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, कुवलयानंद और एक चित्र मीमांसा। ठीक है, चित्र मीमांसा नाम का भी इनका एक ग्रंथ है। कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, ये दोनों ही ग्रंथ अप्य दीक्षित के हैं, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 10, 3, 15, 8। तो इन्होंने 3 गुण माने हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, जगन्नाथ, इन सभी आचार्यों ने 3 गुण माने हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। जबकि अगर हम बात करें तो भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। ठीक है, काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। और दंडी ने 20 गुण माने हैं, दंडी और वामन ने। ठीक है, ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है?
न कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम। ये अभिमत किसका है, किसका ये मत है? आचार्य रुद्रट, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा या आचार्य मम्मट का। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भामा का। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये भामा का कथन है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, यानी कि जिससे मुख्य अर्थ प्रकट होता है, इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बोलते हैं। तो इसी को ही हम अभिधा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अभिधा शक्ति बोलते हैं। ये वाच्यार्थ जिससे प्रकट होता है। सही युग्म को आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर गुण दे रखे हैं और रीति दे रखी हैं। ठीक है, तो इन रीतियों का मूल आधार क्या होता है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और गौड़ी। गौड़ी देखो इसमें 2 बार दे रखी है, पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उनको तो 4 ऑप्शन रखने थे और जो रीति होती हैं वो 3 ही होती हैं, गुण भी 3 ही होते हैं। ठीक है, 4 गुण रखने के लिए, अपना ऑप्शन बनाने के लिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो यही मैंने आपको दे दिया। तो वैदर्भी रीति का जो आधार है वो क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। ठीक है, वैदर्भी रीति का आधार होता है माधुर्य, और गौड़ी का होता है ओज। ठीक है, और पांचाली की अगर हम बात करें तो पांचाली रीति किससे संबंधित है? पांचाली रीति का जो आधार है वो भी माधुर्य है। ठीक है, पांचाली का भी क्या है? माधुर्य गुण होता है। हाँ, ये 1 मिनट, ये होती है पांचाली प्रसाद से संबंधित होती है। पांचाली प्रसाद से संबंधित होती है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा अटपटा मतलब क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो ये तीनों आप याद रख लीजिए। ठीक है, गौड़ी का ओज है लेकिन इसमें एक ही दे रखा है ऑप्शन, तो वैदर्भी माधुर्य। ठीक है, और गौड़ी का ओज, पांचाली का प्रसाद। इसमें हो सकता है कुछ कंफ्यूजन है, अगर इसमें मैं इसको बाद में चेक करके ना आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर डाल दूंगी, अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिएगा। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। पंक्तियों में गुण कौन सा है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं है? तो बिल्कुल इसमें माधुर्य गुण है। देखने से ही पता चल रहा है, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मधुर मधुर, तो ये माधुर्य गुण है इसके अंदर। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? जो चित्त में तेज और स्फूर्ति लेकर के आता है। तो तेज और स्फूर्ति लाने वाला गुण कौन सा है? वो है ओज गुण। ओज गुण को वीर गुण भी कहते हैं। ठीक है, इसको वीर गुण या वीर रस को भी इसे रिलेट किया जाएगा, क्योंकि जिससे एकदम तड़क भड़क वाली जिसमें चीज़ें हों, जिसमें मरने मारने वाली बातें हों, वो ओज गुण में आता है। इसमें कठोर वर्णों का है जो प्रयोग किया जाता है। काव्य का वह गुण कौन सा है जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार, और ये दोबारा आ गया है, तो ये माधुर्य गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं। तरु रिपु धर देखी के व्रहनी तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो एक काव्य दोष आपसे पूछ रहा है। तरु रिपु धर देख के व्रहनी तिय अकुलाए। च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्ट तत्व। तो इसमें क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है, तरु रिपु धर देख के विरहनी तिय अकुलाए, इसमें क्लिष्टत्व दोष है, जिसका अर्थ होता है कठिनाई से। ठीक है, और काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से क्या होता है? अर्थ प्रकट करने के लिए शैली को अपनाया जाता है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्य दर्श, या फिर भाषा दर्श। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा काव्य दर्श। दंडी का जो ग्रंथ है वो है काव्य दर्श। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। इसके अलावा इनकी 3-4 ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैं लिख देती हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा याद करना। 10 कुमार चरितम इन्होंने लिखा था, 10 कुमार चरितम। और इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा भी इनका ही ग्रंथ है, दंडी का ही, इसको भी याद रख लेना। आगे चलेंगे। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम,
ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। ठीक है, भामा का नाम कहीं भी ठीक से टाइप नहीं हुआ है, आचार्य भामा। दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। तो नाटक को ही देख सकते हैं ना, वैसे भी आजकल जो सीरियल चलते रहते हैं ना वो देखने का ही तो लिए होते हैं, लेकिन लेकिन यह है दृश्य काव्य की, यानी कि जो नाटक होता है ना वो नौटंकी वेश में सामने से दिखाते हैं उसको। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? यानी कि अनुमितिवादी जो सिद्धांत है वो किसका है? तो भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, लोल्लट या फिर शंकुक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकुक। आचार्य शंकुक ये किसके हैं? अनुमितिवाद के मत के प्रणेता हैं। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं अनुभावों के, याद रख लेना है, केवल दो। ठीक है, विभाव और अनुभाव, ये लेकिन अनुभावों का पूछ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये अनुभावों के वैसे तो देखो चार भी बताए जाते हैं, सात्विक, कायिक और वाचिक, है ना, चार होते हैं, लेकिन इसमें दो भेद बताए गए हैं, कायिक और सात्विक, मुख्यतः रूप से। ठीक है, मुख्यतः रूप से दो भेद आते हैं। इसका जो क्वेश्चन आया था तो आंसर इसका यही सही बताया गया था, मुख्य दो भेद होते हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें ना तो इसका ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये चार भेद भी होते हैं, अनुभावों के चार भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो वेदों को सही माना था एक बार। अब पता ही नहीं चलता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए बभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, बल्कि वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? तो ये कुंतक साहब का है। ठीक है, आचार्य कुंतक का है। बल्कि उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, करुण के लिए भभूति जाने जाते हैं। इसका मतलब ये इन चीज़ों का इन्होंने ज़्यादा क्या किया है? प्रयोग किया है ना। और अलंकार के लिए भामा को जाना जाता है। आगे चलेंगे, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? न भट्ट नायक। इनका सिद्धांत कौन सा है? भट्ट नायक का सिद्धांत पूछ रहा है। अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो भट्ट नायक का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भुक्तिवाद। ठीक है, इसको भुक्तिवाद या आरोपवाद भी कहा जाता है, भुक्तिवाद या भोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भोगवाद या भुक्तिवाद कहते हैं, और ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन पर ये आधारित है। अनुमितिवाद के अभी हम देख चुके हैं ऊपर, अनुमितिवाद के कौन है? शंकुक हैं। उत्पत्तिवाद की अगर बात करें तो उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। ठीक है, भट्ट लोलट का ग्रंथ है, ये मत है। और अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। ठीक है, ये सारे जो मत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अभी हम देख चुके हैं ऊपर, तो ये हैं कुंतक जी। ठीक है, कुंतक जी हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है ये बताना है आपको। काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन या फिर काव्य लक्षण। तो काव्य हेतु से संबंध है प्रतिभा का। ठीक है, प्रतिभा का जो संबंध है वो किससे है? काव्य से, काव्य हेतु से। काव्य हेतु के तीन गुण बताए गए हैं, काव्य हेतु के तीन भेद बताए जाते हैं, और उनमें आता है एक प्रतिभा और दूसरा आता है व्युत्पत्ति। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं भी आपका नहीं करना चाहती, और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये पढ़ाई का फोकस है। तो इसको आप ज़रूर देखा करें, भागे नहीं। आप आधी आधी वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, ये सही नहीं है। ऐसे तो आप कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते कि आधा उसके में से पढ़ा, आधा उसमें से पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़। जहाँ भी पढ़ना है एक जगह अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल जो आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको पूरा देखो, ताकि आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रतिभा का संबंध किससे है? तो ये बताना है हमें। काव्य हेतु इसमें मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास। ठीक है, तीसरा है अभ्यास। ये तीनों किसके हैं? काव्य हेतु के भेद बताए गए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा सा इजी मतलब जरूरी है।
कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे हमें बताना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहते हैं। ये 5 अर्थ प्रकृति कौन सी हैं? तो सबसे पहले इसमें आएगा बीज, बीज दे रखा है सी और डी दोनों में। इसके बाद आएगा बिंदु, बिंदु भी दोनों में दे रखा है। इसके बाद आता है पताका, तो पताका दे रखा है हमारे डी ऑप्शन में, यानी कि पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और फिर कार्य। ठीक है, ये 5 जो हैं ये अर्थ प्रकृति के सही इनका अनुक्रम यही है, इसको आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं 5 को बता देती हूँ। अर्थक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है विषकंबक, दूसरा होता है प्रवेशक, तीसरा होता है चूलिका, और चौथा होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, अंकमुख। इसे अंकमुख या अंकास्य भी कहते हैं, अंकमुख। और 5वां होता है अंकावतार। ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, यहाँ पर नोट वगैरह बना रहे हो वहाँ पर लिख लीजिए। विषकंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख और अंकावतार, ये 5 अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम कौन सा है? भारती, आर्वटी, कैसिकी, सातवती, 4 प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ठीक है, और सी में देख लेते हैं क्या है। भारती, फिर भारती के बाद सातवती, फिर कौशिकी और फिर आर्भटी। ये मटी नहीं है भैया, भट्टी है। आगे देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है? काव्य शोभाया धर्मा गुना कर्तारो धर्मा गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, वामन, आनंद वर्धन या विश्वनाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वामन। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये वामन की उक्ति है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, और जो वामन है वो भी याद रख लीजिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? भामा, वामन, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? यही हमें पता होना चाहिए। तो ये भामा ने माना है, इसलिए इन्होंने रस के महत्व को गौण कर दिया। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर, किस पर? कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, प्रहलिका। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा काकु वक्रोक्ति। ठीक है, काकु वक्रोक्ति कौन सी होती है? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल, देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और आप जानते हो जो पेपर होता है ना वो भी ऐसे ही होता है बिल्कुल, उसमें भी कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी आते हैं। सॉरी भाई। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या मम्मट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शताब्दी के आचार्य थे और इन्होंने उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल रूप कैसा होता है? उज्ज्वल, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अभिनव गुप्त। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है?
रस सूत्र के व्याख्याकारों का नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने रस सूत्र को की व्याख्या की थी, है ना, अपने व्याख्या के तौर पर उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। तो आपको ये बताना है सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखो राइट ऑप्शन तो ए ही है। भट्ट, लोलट सबसे पहले जो कि उत्पत्तिवाद के क्या है रचना मतलब प्राचार्य हैं, और शंकुक हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी अनुमितिवाद के हैं शंकुक। इसके बाद भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त किसके हैं, तो अभिव्यक्तिवाद के हैं। ठीक है, ये चारों ने क्या किया था, रस सूत्र की व्याख्या की थी। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है। जो रुद्रट हैं वो तो वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। अलंकार तीन प्रकार के बताए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, मुख्यतः दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो रुद्रट ने तो वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। फिर ऐसे अर्थालंकार किसने माना है, दंडी, क्षेमेंद्र, वामन या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दंडी। ठीक है, दंडी ने वक्रोक्ति को क्या माना है, अर्थालंकार माना है। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है। तो अभी हम ऊपर देख करके आए हैं, मम्मट का नाम उसमें नहीं है, भामा का नहीं है, क्षेमेंद्र का नहीं, किसका नाम आया था, भट्ट लोलट का नाम आया था। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है, तो ये है शंकुक का। ठीक है, जिसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको मैं जल्दी करवा देती हूँ, शंकुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो कि पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है। ये व्याकरण के बहुत ही अच्छे मतलब वैयाकरण थे, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीति शास्त्र। पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाणिनि का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, इन्होंने भाषा या ध्वनि को एक रूपता देने के लिए ग्रंथ लिखा था, और लिखा कब था, 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था, ये भी ध्यान रखना है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो देश भाषा नाम दिया था। ठीक है, भरत मुनि 2री-3री शताब्दी के में थे, उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। और अगर हम बात करें एक और, तो विद्यापति ने अपभ्रंश को बोलचाल की भाषा में देश भाषा कहा है, उन्होंने भी देश भाषा कहा है, विद्यापति ने भी बोलचाल की भाषा में। संचारी भावों की संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 9, 33, 16 या 99। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, संचारी भावों की संख्या भरत मुनि ने मानी है 33। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 8 और सात्विक भावों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, इनको याद रख लेना, ये डेटा बहुत जरूरी होता है पेपर के लिए। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 मानी है अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर हमारे 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आगे अगर काव्य शास्त्र के और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन और कल की क्लास में हम उनको करेंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। रही हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका है हिंदी का, तो उन सब के लिए ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के जो आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर है इसका दंडी। काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारा प्रचक्षते, ये जो उक्ति है वो किसकी है, तो ये दंडी की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है, नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या गुणदोष। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, काव्य के लक्षण कौन से होते हैं, तो काव्यांग विवेचन। ठीक है, काव्यांग विवेचन जो होते हैं ये लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं, इनका यही अर्थ होता है, काव्यों का अलग अलग प्रकार से काव्य का अंगों का विवेचन करना। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है, प्रतिष्ठाता कौन है, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, भरत मुनि, आनंद वर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
तो भरत मुनि तो आप जानते ही हैं रस सूत्र के व्याख्याता है, मतलब व्याख्याता का जो प्रवर्तक हैं, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं। अनुमितिवाद की अगर बात करें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, शंकुक। और अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, इनके चारों के ही सिद्धांत आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन है जो रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र के अगर प्रवर्तक की बात करें तो ये सिद्धांत, रस सूत्र का जो सिद्धांत है वो भरत मुनि ने दिया था अपने जो ग्रंथ है उनका नाट्यशास्त्र उसमें दिया था, लेकिन इसको बाद में व्याख्यायित किस किसने किया है? ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन है जिसने व्याख्या नहीं की है रस सूत्र की? तो यहाँ पर चार नाम आते हैं वैसे व्याख्याकारों में। अगर हम बात करें तो एक तो आता है भट्ट लोलट का नाम, ठीक है, एक आता है शंकुक, है ना, और भट्ट नायक, ठीक है, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, शंकुक आता है, भट्ट लोलट, भट्ट अभिनव गुप्त, और चौथा नाम इसमें आता है भट्ट नायक का। ये चार आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो वामन है इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। अगर इनकी बात करें तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये वामन साहब हैं। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसका ग्रंथ है आपको बताना है। आई ए रिचर्ड्स, ये हमारा ए ऑप्शन है। आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकाच या क्रोचे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, आई ए रिचर्ड ने 1924 ईस्वी में ये जो इनका ग्रंथ है वो छपा था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर थोड़े आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, थोड़े मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे, है ना, जो और थोड़े टफ भी देखने को मिल सकते हैं, दो चार क्वेश्चन। तो प्लीज़ भागे नहीं आप क्लास को छोड़ करके, क्योंकि अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम, ये जो संस्कृत के आचार्य हैं वैसे ही हमें हिंदी के भी याद रखने हैं। उनका जो जन्म है ना, उनकी जो शताब्दी है वो याद रखनी है। तो इनका जन्म का वर्ष तो नहीं होता, लेकिन इनकी शताब्दी बताई जाती है संस्कृत आचार्यों की। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो चारों ऑप्शन में भरत मुनि दे रखा है। ठीक है, क्योंकि भरत मुनि सबसे पहले आचार्य थे जो कि जिनकी जो शताब्दी है वो कौन सी थी? दूसरी तीसरी शताब्दी इनकी मानी जाती है। वैसे तो दूसरी शताब्दी में आते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें अभिनव गुप्त की, मैं नीचे से आपको बता देती हूँ अभिनव गुप्त की कौन सी शताब्दी है। तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी में थे। विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी में जाकर थे। ठीक है, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में थे, ये सबसे बाद में आएंगे यहाँ पर। और भामा की बात करें तो भामा हमारे 6वीं शताब्दी में थे। ठीक है, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इसको भी याद रख लेना है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के, और भरत मुनि रस सूत्र के। मैं आपको थोड़ा सा बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको चीज़ें हैं जो जल्दी से याद हो जाएं। तो ये चारों का जन्म, मतलब इनका जो जन्म काल है वो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पीछे 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ आने चाहिए और सबसे पहले भरत मुनि। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण कितने होते हैं? 10, 5, 3, 7। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। जो भरत मुनि है उन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, एक बार इनका नाम ले देती हूँ मैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। ठीक है, ये इन्होंने क्या माने हैं? 10 गुण माने हैं। इसके अलावा मम्मट, भामा और आनंदवर्धन ने 3-3 गुण माने हैं। और 3 गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। आगे चलेंगे। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के नाम से, समालोचना दर्श ये पुस्तक किसकी है? आप ये भी सीधा सीधा बस आप बता सकते हो। तो ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श इनकी पुस्तक का नाम है, और इसका अनुवाद इन्होंने किया था एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। आगे चलेंगे। और ये ग्रंथ की अगर बात करें तो ये ग्रंथ किसका है? तो ये पोप का। ठीक है, पोप का ग्रंथ है ये, जो अंग्रेजी पाश्चात्य विद्वान थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य पूछ रहा है। ठीक है, विरोधी देख लेना यहाँ पर ध्यान से। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? अगर वैसे हम बात करें वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है, तो ये कुंतक जी का है।
ठीक है, कुंतक आचार्य कुंतक का है, लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपसे, विरोधी आचार्य पूछ रहा है। भामा, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट या मम्मट। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक तो आपको याद रख लेना, इसकी वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है, तो ये है कुंतक का। ठीक है, वैसे मैंने बोल दिया है ये कुंतक का है, लेकिन इसके विरोधी की अगर बात करें तो वो कौन है इसका, अगर देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तो इसके विरोधी हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वक्रोक्ति के विरोधी कौन है, तो ये विश्वनाथ जी हैं। लेकिन अगर हम भामा से बात करें तो भामा ने जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसका सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था। ठीक है, भामा की अगर बात करें तो भामा ने वक्रोक्ति संप्रदाय का सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था, और आचार्य विश्वनाथ तो इसके विरोधी हैं, और कुंतक ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलेंगे, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है, धनंजय, महिम भट्ट, श्रीहर्ष, राजशेखर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किया था राजशेखर ने। आगे चलेंगे, भाषा और समाज के लेखक कौन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ पूरी तो देखना ही, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी देखना एक बार, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं है तो, और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना, उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा की ये पुस्तक है। ठीक है, भाषा और समाज जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये है रामविलास शर्मा की, और 1961 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 12, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है, परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सही, शब्द ज्ञान। ठीक है, काव्य हेतु 3 प्रकार के बताए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अर्थ माने गए हैं काव्य हेतुओं में, जिसमें होता है प्रतिभा, एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा है यहाँ पर अभ्यास। ठीक है, ये काव्य हेतुओं के 3 भेद हैं। और काव्य हेतु में जो व्युत्पत्ति है, ये जो व्युत्पत्ति है इसका सही अर्थ है शब्द ज्ञान से। ठीक है, आगे चलते हैं, वे दगदा भंगी बनी थी, ये किसका सूत्र है। ये छोटे छोटे से सूत्र हैं, लेकिन बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं पेपर में, है ना, बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आता किसके हैं। वे दगदा भंगी बनी थी, ये किसका सूत्र है, कुंतक, भोज, राजशेखर या पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वे दगदा भंगी बनी थी, ये कुंतक का सूत्र है। ठीक है, किसका है, ये कुंतक का है। आगे चलेंगे, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रख लेना, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है, तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है, और इसमें किस बादशाह की प्रशंसा इन्होंने की है, तो ये की है शाहजहां की। शाहजहां किसका बेटा था, तो ये अकबर का पोता था, है ना, अकबर का पोता, है ना, यानी कि अकबर इसके दादा थे शाहजहां के। आगे चलेंगे, काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो बिल्कुल जो अलंकारों का प्रवर्तक होगा उसी ने ये ग्रंथ लिखा है काव्य अलंकार। तो ये किसका है, ये माँ में लिख रहा है, लेकिन ये भामा का है। ठीक है, ये किसका है, भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। आगे चलेंगे, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है, धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि या भानु दत्त। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ये रस सूत्र के प्रणेता हैं, और इन्होंने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है। काव्य अलंकार जो ग्रंथ है वो तो भामा का है, लेकिन काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, इसमें संग्रह शब्द जोड़ करके किसने बनाया, उद्भट, भामा, दंडी, वामन। तो ये बनाया है उद्भट जी ने। ठीक है, और उद्भट के समय की अगर बात करें, एक मिनट, नहीं समय इनका, हाँ इनका समय है 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय रहा है। ठीक है, 9वीं सदी का पूर्वार्ध भी लिखा आता है, कभी कभी 9वीं सदी भी लिखा जाता है। इनका समय याद रख लेना। भामा का हम देख चुके हैं 6वीं शताब्दी में थे, और जो दंडी हैं वो 7वीं शताब्दी में थे,
वामन की अगर हम बात करें तो ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में थे। ठीक है, इनका साथ ही साथ समय भी आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आचार्य कुंतक, कुंतक अभी हम देख चुके हैं, औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या रीति। तो ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? आचार्य कुंतक। ठीक है, आचार्य कुंतक किसके हैं? तो ये वक्रोक्ति के हैं। ध्वनि का हम देख चुके हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन है, रीति के वामन है, और औचित्य की अगर बात करें तो ये हमारा अभी रह गया था, इसे हमने ऊपर नहीं देखा तो इसको देख लेते हैं, क्षेमेंद्र। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के कौन है? तो ये हैं क्षेमेंद्र। आगे चलेंगे, एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? एकांकी में, एकांकी आप जानते हैं किसको बोलते हैं? तो एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत, संकलन त्रिय का मतलब है तीन चीजों का संकलन, उसके अंतर्गत काल स्थान, तीन, दो चीज तो हो गई, काल और स्थान। तीसरा नाम क्या किसका आता है? पात्र, कार्य, प्रकृति या पता का। तो ये आता है कार्य का। काल, स्थान और कार्य, ये तीन चीजों को संकलन त्रिय के नाम से जाना गया है एकांकी के अंदर। आगे चलेंगे, इनमें से कौन है जो अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव के मुख्यतः दो भेद होते हैं, और अगर देखें हम वैसे चार भेद बताए जाते हैं। अनुभाव के चार भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है इनमें से अनुभाव का एक भेद कौन सा है? निर्वेद, व्रीड़ा, एक सेकंड, व्रीड़ा ही दे रखा है, और उन्माद या आहार्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आहार्य। ठीक है, आहार्य क्या है? अगर हम बात करें अनुभाव के, देखो चार भेद मैं आपको बता देती हूँ, कायिक, वाचिक, ठीक है, सात्विक, और एक हो गया आहार्य। ये चार भेद होते हैं अनुभाव के, इसको आपको याद रख लेना है, और इसमें आहार्य आता है। ठीक है, ये जो तीन है ना, निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद, ये संचारी भाव बताए जाते हैं। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, इसको याद रख लेना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन तीनों यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन शब्द में जहाँ पर मूल अर्थ नहीं बताया जाता बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, उसको क्या कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से उसे जाना जाता है। आगे चलेंगे, 22वां क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? किसान नहीं है बल्कि किसने दी काव्य दोष की परिभाषा? है ना, काव्य में दोष भी होते हैं, किसने बताया? दंडी, भामा, वामन या आनंदवर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वामन। ठीक है, वामन है, उन्होंने काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी है, और इसके व्याप पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी ये भी दी है परिभाषा, इसको देख लेते हैं। गुणम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ, विपर्ययात्मानो। ठीक है, विपर्ययात्मानो दोषः, दोषा। ठीक है, गुणम विपर्ययात्मानो दोषा, ये जो है परिभाषा वो वामन ने दी है काव्य दोष के अंदर। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त, हम देख चुके हैं किस क्या था, अभिव्यक्तिवाद, संकुक का अभिमितिवाद, अनुमितिवाद सॉरी, और भट्टनायक का क्या है? भट्ट लोलट और भट्टनायक दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा। तो ये है भट्टनायक। किसका है? भट्टनायक का है। भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलेंगे, एक हमारा रह गया भट्ट लोलट, इनका भी देख लेते हैं। इनका है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य या सात्विक, ये चार अनुभाव के भेद हैं। इसमें स्वर भंग होना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने सामने से मान लीजिए किसी को शेर को देख लिया, या हमने कोई ऐसी चीज देख ली जिससे हमारा अचानक हमारी आवाज ही बैठ गई, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, है ना, उसको कहते हैं स्वर भंग होना। तो ये किस प्रकार का अनुभाव होता है? ये होता है सात्विक। ठीक है, स्वर भंग होना, है ना, पसीना आना, अचानक से आंसू निकल जाना, है ना, डर लगना, ये सब क्या होते हैं? कांपना, बॉडी कभी कभी होता है ना, हम डर के मारे या गुस्से में हमारा जो शरीर है वो कांपने लगता है, अचानक से हमारी जो आंखें होती हैं उनसे आंसू निकलने लगते हैं, अचानक से पसीना आ जाता है जब कोई चिंता होती है, कुछ भी। तो ये होते हैं सात्विक के भाव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार है? श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा है ये बताना है।
कारणमाला, एकावली, माला, दीपक। एक मिनट, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो नहीं था, हालांकि इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। कारणमाला, एकावली और माला, दीपक, यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं, हालांकि इसमें नहीं आता। और जो काव्य लिंग है ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। ठीक है, श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, इसका ध्यान रख लेना है। आगे चलेंगे, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो ये की है नगेंद्र जी ने। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है अभंग अलंकार, अभंग श्लेष, और दूसरा होता है सभंग श्लेष। ठीक है, अभंग और सभंग, इसके 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो शब्दालंकार नहीं है? अलंकार 3 प्रकार के या कहीं कहीं मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा होता है उभय अलंकार। इसमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, वीप्सा, उपमा, उपमा या वक्रोक्ति। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा? उपमा। उपमा ये है अर्थालंकार। ठीक है, क्योंकि इसमें देखोगे आप अर्थालंकार अर्थ बताया जाता है, अर्थ से इसका पता चलता है। ठीक है, बाकी श्लेष, वीप्सा और वक्रोक्ति क्या है? शब्दालंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का नहीं है, जो कि 14वीं शताब्दी में थे? ये मैं दोबारा बता देती हूँ, 3 बार 4 बार भी बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मेन मकसद होता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना वो आप क्लास में ही अच्छे से याद करके जाओ। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, इस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ये इस नहीं है, रस है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कौन कौन सी परिभाषा दी है रस को लेकर के? रस अखंड है, इन्होंने बिल्कुल कहा है। रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, लेकिन ये परिभाषा है, ये इनका मत नहीं है। हालांकि ऑप्शन तो हमारा यही सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये इन्होंने नहीं कहा है। आगे चलेंगे, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो आनंदवर्धन किस शताब्दी में थे? आनंदवर्धन का ग्रंथ है ये ध्वन्यालोक। ठीक है, और ये किस शताब्दी में थे? तो 9वीं शताब्दी में थे, अभी मैं ऊपर आपको बता के आई थी। ठीक है, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में थे, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। इनमें से कौन सा विचारक है जो कि मार्क्सवादी है? कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ये हमारे पाश्चात्य हैं, लियो लावेंथल और जॉर्ज ल्यूकोच, जॉक देरिदा, इप्पोलित तेन। ठीक है, इनमें से कौन सा विचारक है जो मार्क्सवादी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ल्यूकोच। ठीक है, जॉर्ज ल्यूकोच जो है ये कौन है? एक मार्क्सवादी है। इसके अलावा ये तीनों हैं जो मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि ये आधुनिक विचारधारा के कवि हैं, आधुनिक विचारधारा से संबंधित हैं, आधुनिक विचारधारा से संबंधित कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं आधुनिक विचारधारा के, लियो लावेंथल, जॉक देरिदा, इप्पोलित तेन। आगे चलेंगे, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये पुस्तक किसकी है? एक तो ये पता होना चाहिए। तो ये सैमुअल टेलर की रचना है। इसको कॉलरिज भी बोलते हैं ना, कॉलरिज इनका नाम है। ये किसकी पुस्तक है तो वो देख लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम है, इनकी पुस्तक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब का है? तो 1817 ईस्वी का है। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में छपी थी। निम्नलिखित में से जो डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रैम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या एस्थेटिक? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रैम्बलर। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन की कृति इनमें से कौन सी है? तो रैम्बलर है। और इसके अलावा अगर साइंस एंड पोइट्री की देखें तो ये आई ए रिचर्ड्स की है। साइंस एंड पोइट्री ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता देती हूँ, ये रिचर्ड्स की है, 1926 में आई थी। और एस्थेटिक किसकी है? एस्थेटिक कार्डवेल की है। एस्थेटिक किसकी है? एक मिनट,
कार्डवेल की तो है इल्यूजन एंड रियलिटी, ठीक है, ये नहीं है, ये है कार्डवेल की इल्यूजन एंड रियलिटी। किसकी है? तो ये कार्डवेल की है। और एस्थेटिक किसकी है? तो ये क्रोचे साहब की है, ठीक है, ये क्रोचे की है, जो कि अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, इनको याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक है जो नई आलोचना से संबंधित नहीं है? कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रोला बर्थ, ठीक है। जो रोला बर्थ है ये उत्तर संरचनावाद से संबंधित थे। रोला बर्थ किससे संबंधित थे? उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद से संबंधित थे कौन? रोला बर्थ। बाकी के जो सब हैं ये नई आलोचना से संबंधित हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद? अभिव्यंजनावाद तो क्रोचे का है, और यहाँ पर महिम भट्ट का जो ग्रंथ है, सिद्धांत है, वो है अनुमानवाद। चंपू के दो वेद कौन से हैं? चंपू काव्य के दो वेद, चंपू के भेद बताने हैं यहाँ पर, विरुद्ध और कंभक, ठीक है, करम्भक। विरुद्ध और करम्भक ये दोनों जो चंपू के वेद माने जाते हैं। और चंपू किसे कहते हैं ये भी आप बता दें, पता ध्यान रखना। गद्य एवं पद्य मिश्रित जो काव्य होता है, गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे चंपू कहा जाता है, चंपू काव्य। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है? भामा, कुंतल, विश्वनाथ या रामचंद्र शुक्ल जी? तो रामचंद्र शुक्ल जी हमारा राइट ऑप्शन है। इन्होंने क्या माना है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, इनका ग्रंथ भी याद रख लेना, रस मीमांसा। रस मीमांसा नाम से जो ग्रंथ लिखा था उसमें अलंकार और अलंकार्य को अभेद माना है। वेपथु कैसा अनुभाव है? वेपथु अभी हम अनुभाव पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, है ना, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो वेपथु होता है, वेपथु के अंदर आती हैं इशारे करना, ठीक है, वेपथु के अंदर क्या आता है? मतलब इशारे करना, और सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, चुम्बन करना, आलिंगन, कटाक्ष, भय से जागना, ये सभी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वेपथु का मतलब होता है इशारा करना। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, महिम भट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन? तो ये किया है वामन ने, ठीक है। वामन ने काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक विवेचन किया। इन्होंने ही सबसे पहले काव्य दोष का विवेचन किया था, ठीक है, गुण, विपर्यो, आत्मा और दोष, ठीक है, ये जो काव्य परिभाषा थी वो हम देख के आए हैं। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को केवल नाट्य तक सीमित ना रखा जाए, ये किसका कहना था? तो ये कहना था भाई अभिनव गुप्त का, ठीक है। अभिनव गुप्त को उन्होंने कहा था कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए उन्होंने रस को व्यंजना का व्यापार कहा था। ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है, व्यंजना का व्यापार, व्यंजना का व्यापार किसने कहा है रस को? तो ये कहा है अभिनव गुप्त जी ने। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? अपने ग्रंथ नाम में किसने प्रयुक्त किया है? विश्वनाथ के अलावा और किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? ग्रंथ के नाम में भामा, राजशेखर, रुय्यक या आनंदवर्धन? तो ये किया है रुय्यक ने, ठीक है। साहित्य शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ के नाम में प्रयुक्त किया है रुय्यक ने। समास की अधिकता ओज कहलाती है ना, ये अभी हमने ऊपर पढ़े थे। ओज क्या होती है? ओज में समास अधिक आते हैं, ओजस समा, भूयत स्व, भूयस्त्वम, ये किसका कथन है ये बताना है, भरत, वामन, रुय्यक या दंडी? समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है वामन जी के द्वारा, ठीक है, वामन के द्वारा दी गई है। वामन का वैसे अगर अर्थ की बात करें तो ब्राह्मण होता है, ठीक है। काशी का क्या है? अगर आपको देखो, अब हम 43वें क्वेश्चन पे हैं। अगर आपको इतने क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अप्रिसिएट करने के लिए कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करना। और उसके अलावा ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो
मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ, उसकी कहानी वाली क्लास हमारी चल रही है, 2 बजे लाइव क्लास आती है। और उसके अलावा ये हमारा हिंदी साहित्य का है जो कंप्लीट 1 बजे इसकी क्लास मिलती है आपको, और कंटिन्यूस मिलेगी ये तो, है ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम जल्दी ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट भी शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी उसकी तैयारी करवाई थी, काफ़ी अच्छी क्लासेस उसकी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, तो उसको हम शुरू करेंगे 1 मार्च से लगभग। तो आप प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिए और क्लासेस को सारी देखिए, सारी क्लासेज आप अच्छे से देखिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। काशी का क्या है ये बताना है। पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, योग सूत्र की टीका, अष्टाध्यायी की टीका या वाक्य पदीय की टीका। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ग्रंथ दे रखे हैं। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। योग सूत्र भी पतंजलि का है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। और वाक्य पदीय जो ग्रंथ है वो भर्तहरि का है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है काशी का क्या है, किसकी टीका है ये काशी का। तो ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। अष्टाध्यायी पर किसने टीका लिखी थी? तो ये वामन और जय आदित्य। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर के ये टीका लिखी थी, जय आदित्य एवं वामन। ठीक है, अष्टाध्यायी की टीका उन्होंने लिखी थी। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है? रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये इसके प्रवर्तक कौन है? दंडी पंडित राज जगन्नाथ। बिल्कुल हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है पंडित राज जगन्नाथ, जो कि 14वीं शताब्दी में थे। आगे चलते हैं। भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आचार्य शंकुक का सिद्धांत कौन सा है? अनुमितिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद किसका था? उत्पत्तिवाद तो ये भट्ट-लोलट का था। एक बार फिर लिख देती हूँ, उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट-लोलट का है। अभिव्यंजनावाद किसका है? क्रोचे का है। और भुक्तिवाद, ये मुक्तिवाद नहीं है, भुक्तिवाद है, ये भट्ट नायक का है। जो नायक होते हैं वही तो भुक्ति मतलब भोग करते हैं हर चीज का, है ना। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्यगण, जो जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की होगी वही तो इसको आत्मा स्वीकार करेंगे। तो ये हैं कुंतक जी। ठीक है, वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का है ना। आगे चलते हैं। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। ये तो मैंने अलग से लिख रखा था, ये इसमें हो गया है। व्यक्ति विवेक किसका है? तो महिम भट्ट का ग्रंथ है। ठीक है, महिम भट्ट का ग्रंथ है। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? तो काव्य अलंकार ये रुद्रट का ग्रंथ है। काव्य अलंकार सॉरी ये भामा का ग्रंथ है, भामा। और काव्य प्रकाश ये रुद्रट और भामा दोनों का ही ग्रंथ है काव्य अलंकार के नाम से। ठीक है, और काव्य प्रकाश किसका है? तो ये मम्मट का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का ग्रंथ है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये भामा है ना, ये तो हम जानते ही हैं। सुख दुखात्म कोरस है कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आनंदवर्धन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, रामचंद्र गुणचंद्र इन्होंने क्या कहा था? सुख दुखात्म कोरस। ठीक है, ये इनका वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? तो शैली विज्ञान नहीं है, जबकि रस अलंकार और ध्वनि तो इसमें आते हैं, हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन शैली विज्ञान हमने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना, आपको आपकी विद्या की कसम है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लास आपको कैसी लगी है ये प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। बताने हैं इसमें से कौन सी पुस्तक किसकी है? तो राजशेखर की अगर हम बात करें तो राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? तो ये है काव्य मीमांसा। ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा है। और इसके बाद हमारी भट्ट नायक की कौन सी है? तो ये है हृदय दर्पण। भट्ट नायक की हृदय दर्पण। विश्वनाथ को सभी जानते होंगे, विश्वनाथ की क्या है? साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्त की है अभिनव भारती। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इनको याद रख लीजिए। राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त को किसके हैं? तो अभिनव भारती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो
तो रस से संबंधित ग्रंथ हमें यहाँ पर बताने हैं। कौन से हैं? 10 रूपक, काव्य दर्श, साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। तो यहाँ पर कौन से जो दो ग्रंथ हैं जो कि रस से संबंधित हैं? तो ये है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण अभी हमने देखा है किसका है, तो 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो रस से संबंधित है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी आज, क्योंकि बच्चे पूरी बहुत वीडियो पता नहीं फास्ट में देखते हैं या देखते ही नहीं हैं, क्योंकि टाइम से पता चल जाता है कि बच्चे कितना देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करो ताकि आपको भी फायदा हो, है ना, और मुझे भी फायदा हो। तो जरूर देखा करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्दार्थ यायार्थ वत्स वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, है ना भाई, संस्कृत के शब्द हैं, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ने आते हैं। शब्दार्थ यायार्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है? कुंतक, राजशेखर, भोजराज या फिर विश्वनाथ। तो ये जो कथन है वो किसका है, हमें बताना है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजशेखर का कथन है ये। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या है जो कि 8 मानी है? तो रसों की संख्या 8 किसने मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट या फिर अभिनव गुप्त। तो ये मानी है भाई दंडी ने। ठीक है, दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, इस तरह से डेफिनेशन भी आजकल पूछी जाती हैं अलंकारों की, तो आपको ये याद रखने हैं सारे। ये विभावना अलंकार का क्या है? उदाहरण है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसमें कह रहा है कि बिनु पद के, मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर कारण तो है ही नहीं, फिर भी काम हो रहा है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो साहित्य सिद्धांतों का अनुक्रम बताना है। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, इसमें 4 अलंकार हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रस ही आएगा। ठीक है, रस जो अलंकार है वो भरत मुनि का है, और जो भरत मुनि थे वो दूसरी शताब्दी के आचार्य थे। ठीक है, किसके थे? दूसरी शताब्दी के। तो ये सबसे पहले ही आएगा, यही हमारा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम कौन से हैं? आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम बताने हैं। तो व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक। तो इसमें से जो व्यक्ति विवेक है ये किसकी है? महीम भट्ट की रचना है। महीम भट्ट की रचना है। बाकी 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, ये तीनों के तीनों आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। यहाँ पर 4 लोग दे रखे हैं, तो हमें इनका बताना है कि देखो सबसे पीछे तो विश्वनाथ ही आएंगे, क्योंकि विश्वनाथ जो थे वो 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, तो ये दो तो हमारे होंगे नहीं बीच वाले, तो या तो विश्वनाथ दोनों में है, तो कोई सा भी इसमें से हो सकता है, देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो जो वामन थे ना, वामन पहले थे, कुंतक थे 9वीं शताब्दी में, है ना, और मम्मट थे 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर थे। वामन छठवीं शताब्दी, छठी 7वीं शताब्दी के अंदर थे। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी में थे। एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं, है ना, याद रख लेना है। वामन जो है वो 8वीं शताब्दी में है। ठीक है, भामा 6ठी शताब्दी में है। भरत मुनि 2री शताब्दी, इनको याद रख लेना है। भरत मुनि 2री शताब्दी, भामा 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी में थे, और वामन भी 8वीं शताब्दी, उद्भट 9वीं सदी, रुद्रट 9वीं सदी का जो आरंभ था तभी, और शंकुक की अगर बात करें तो 9वीं सदी में थे। शंकुक कब थे? ये भी 9वीं सदी के अंदर थे। आनंदवर्धन की बात करें तो ये 9वीं सदी के अंदर थे, आनंदवर्धन। राजशेखर 10वीं सदी में थे। ठीक है, 10वीं सदी में थे। भट्ट लोलट 9वीं सदी के अंदर थे। भट्ट नायक 9वीं और 10वीं के बीच में थे। भट्ट तौत 10वीं सदी, धनंजय 10वीं सदी, कुंतक 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में थे, है ना, 9वीं नहीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में था। अभिनव गुप्त भी 10वीं 11वीं के बीच में। भोजराज 11वीं शताब्दी के अंदर थे। मम्मट भी 11वीं शताब्दी के अंदर थे। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में थे।
हेमचंद्र 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, और सबसे लास्ट में जो थे 17वीं शताब्दी में, ये थे 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ। ठीक है, तो इनके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, है ना, फ़ोन को मतलब ऐसे पोर्ट्रेट में करके इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, है ना। तो साहित्य दर्पण तो सबसे बाद में ही आएगा, क्योंकि वो किसका है? विश्वनाथ का है। ठीक है, और विश्वनाथ जी जो थे वो इसमें सबसे बाद में ही थे। तो हमें यहाँ पर बताना है, देखो काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, नाट्यशास्त्र, तो इसमें नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा। नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा। और ध्वन्यालोक किसका? आनंदवर्धन का। वो कौन सी शताब्दी में? साहित्य दर्पण इसमें आगे आ गया, ये तो हमारा गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। हमारा नाट्यशास्त्र पहले आएगा, जो कि भरत मुनि का था नाट्यशास्त्र, और ये दूसरी शताब्दी के अंदर थे। काव्य अलंकार भामा का है, जो कि 6ठी शताब्दी में थे, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, जो कि शायद 9वीं 10वीं में थे, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ठीक है, अगर वो वाले क्वेश्चन आपको याद हो गए कि वो कौन सी शताब्दी में कौन से आचार्य थे, तो ये इनकी जो रचनाएं वो भी याद हो जाएंगी। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट या फिर भट्ट नायक। तो ये किया था भाई भट्ट लोलट ने। ठीक है, भट्ट लोलट ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में ये उद्धरण किस आचार्य का है? शक्ति कवित्व बीज के रूप में किसका है ये कथन? आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य दंडी। तो ये जो कथन है वो किसका है? आचार्य मम्मट का है। ठीक है, शक्ति कवित्व बीज रूप, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है, नहीं किया है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है, नहीं किया है ना। इसमें दोनों गलत हैं, पहला ए और बी जो दोनों कथन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, ये ही नहीं है। ठीक है, उक्ति विन्यास जो वक्रता है यही किसका नहीं है? वक्रोक्ति का भेद नहीं है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो रस का अवयव नहीं है कौन सा? भाव, विभाव, अनुभाव, ये तो तीनों हैं, लेकिन संचारी भाव रस का अवयव नहीं है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? दंडी, भामा, वामन या फिर आनंदवर्धन। तो काव्य दोष की परिभाषा, दोष की बात कर रहा है, काव्य दोष की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी है भाई वामन ने। ठीक है, काव्य में दोष की परिभाषा दी है किसने? वामन ने। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग जो होता है वो किस प्रकार का अनुभाव होता है? सात्विक। कैसा होता है ये? सात्विक होता है। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित करना है। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काव्य शास्त्र की मैंने 5 क्लास डाली हुई हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है मैं उसकी और भी 1-2 क्लास डाल दूंगी, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको जो ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य की पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है। और इसके अलावा हमारी यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, तो उसके लिए हमारा जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की पीवाई की सीरीज चल रही है कंप्लीट। मैं उसकी तैयारी करवा रही हूँ, उससे पहले थ्योरी भी करवा दी है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी भाई बहन नए हैं। ठीक है,
सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो अनुमितिवाद किसका है? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका है? ये है भट्ट लोलट का। साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो अनुमितिवाद किसका है? आचार्य शंकुक का है। साधारणीकरण किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। और अभिव्यक्तिवाद है भट्ट नायक का। एक बार बिल्कुल अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का बिल्कुल करेक्ट है। और उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट जी का। साधारणीकरण किसका है? तो ये भट्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था। साधारणीकरण किसका है? भट्ट नायक का है। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। ठीक है, अभिनव अभिव्यक्ति, दोनों को याद रख लेना, इजी है। सावधि व्यंजना के प्रकार हैं। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? आरती व्यंजना, लक्षणा, मूला या अविदा, मूला या फिर लक्ष्य संभवा। ठीक है, इनमें से सावधि व्यंजना के प्रकार बताने हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसके सावधि व्यंजना के दो प्रकार होते हैं। कौन से? अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पाश्चात्य संस्कृति से हैं, मतलब पाश्चात्य से हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र से, इनको याद रख ले, इसको भी पढ़ लेना आप। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? आइए रिचर्ड्स यहाँ पे दे रखा है, तो इनकी दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, या फिर तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो यहाँ पर हमारा ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये दोनों आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में विशेषताएं होती हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कथन किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन डन या हार्ड हाइडेगर। तो ये है क्लिंट ब्रुक्स का। ठीक है, क्लिंट ब्रुक्स का ये कथन है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहली बात तो याद रख लेना, अरस्तु ने दिया था त्रासदी का सिद्धांत। ठीक है, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो बिल्कुल ये जो क्रम है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ए बी सी और डी चारों बिल्कुल इसी तरह क्रम में रखे गए हैं। सबसे पहले कथानक आता है, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? तो किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? किरकेगार्ड, सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे या अल्बर्ट कामू। तो ये किसने की है? फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा की गई है सुपरमैन की कल्पना। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या फिर टी.एस. एलियट। तो ये नाम आता है टी.एस. एलियट का। ठीक है, इन्होंने कविता की जो रचना प्रक्रिया है उस पर विचार किया था। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। एलियट की आलोचना की विशेषता बता रहा है ये, कविता आत्मगत अनुभूति की व्यक्ति है, ये तो सही बात है। कवि काव्य का माध्यम भर है। कविता अपवर्जी तथा अंतर्वेशी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन नहीं होती। ठीक है, पलायन नहीं होती बल्कि उसकी अनुभूति होती है। सुमेलित करना है यहाँ पर क्रोचे, रिचर्ड्स, कॉलरिज और एलियट, इनको बताना है। देखो क्रोचे का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो क्रोचे ने सिद्धांत दिया था अभिव्यंजनावाद का ही। ठीक है, इसको याद रख लेना है। रिचर्ड का जो सिद्धांत है वो है संप्रेषण का सिद्धांत है। ठीक है, किसका है? और कॉलरिज ने दिया था कल्पना का सिद्धांत, ये तो इजी है। और एलियट का था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसकी है? मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बोवार या जॉक देरिदा। तो ये जो पुस्तक है वो है जॉक देरिदा की। ठीक है, डी सही है, जॉक देरिदा की पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ था?
प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या स्वीडन? तो ये हुआ था फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है? जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है? कोट्स, देरिदा, फ्रायड या बुएलो? तो ये हैं भाई बुलो साहब, ठीक है। बुएलो साहब हैं जो जादुई यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? जन्म की दृष्टि से बताना है, इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सबसे पहले किसका नाम आएगा? प्लेटो का, ठीक है, प्लेटो का नाम आएगा। अरस्तु उसके शिष्य थे प्लेटो के। और उसके बाद लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस बोलते हैं कॉलरिज, ठीक है। प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जिनस और फिर कॉलरिज। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? अनुक्रम बताना है यहाँ पर। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। इसका सही अनुक्रम बताना है तो सबसे पहले इसमें आएगा संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, इसको याद रख लेना। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो रस तरंगिणी के रचयिता बताने हमें जगन्नाथ विश्वनाथ, भानुदत्त या फिर जयदेव। तो ये हैं भानुदत्त, ठीक है। भानुदत्त ने किसकी रचना की थी? रस तरंगिणी की रचना की थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इसलिए फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं जो फुल स्पीड में देखते होंगे या पूरी देखते नहीं हैं वीडियो को, है ना, तो उनके लिए मैं जल्दी सी चल रही हूँ। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। जो कल्पना हम करते हैं वो मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये कथन किस पाश्चात्य का है? क्रोचे, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या फिर आई.ए. रिचर्ड्स? तो ये किसने कहा है? रिचर्ड्स भाई साहब ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है हमें यहाँ पर। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। सही कथन को बताना है, क्या कह रहा है ये? सही कथन, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ये तो सही बात है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति या रीति कहलाता है, ये भी सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा कराने वाले धर्म गुण कहते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसका सी ऑप्शन सही है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित ये गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ये बात भी सही है। जो सही चीजें आप उनको पढ़ना। और इसमें ई वाला दे रखा है, क्या कह रहा है ये? भट्टनायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्टनायक के अनुसार ये भी इसका रॉन्ग है, ए, बी और डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? मनोविश्लेषणवादी जो मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक हैं अल्फ्रेड एडलर, इनका समय बताना है। तो इनका समय कौन सा है भाई? तो ये 1870 ईस्वी से 1937, 1870 से 1937 तक का इनका समय रहा था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन वाला क्वेश्चन है जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। दंडी ने क्या माना है? नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का क्या माना है? हेतु माना है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। विकल्प दे रखे हैं, तो देखो, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। तो भाई यहाँ पर क्या है? दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है, ये बात बिल्कुल सही है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए या ना आए लेकिन आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो मुझे नहीं पता, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने बच्चे देखते हैं उतना लाइव तो कम से कम किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को।